सर, इसके बाद हम आपके एक दूसरे इनिशिएटिव के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, शैक्षिक दखल, जो कि एक पत्रिका है जिसमें सारे शिक्षकों को आप एक मंच पर लेकर आए हैं, और आप थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये शैक्षिक दखल का जो कॉन्सेप्ट है, ये विचार क्या है? जी, दरअसल शिक्षा में काम करते हुए अपने साथियों के बीच उस शिक्षक समाज में एक बात मुझे हमेशा कचोटती रही कि हमारा शिक्षक समाज भी, जिसका संबंध पढ़ाने से है, वो खुद पढ़ने से दूर होता जा रहा है और बहुत अधिक पढ़ने की आदतें शिक्षक समाज के अंदर भी नहीं है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो अपडेट नहीं हो पाता है और नए नए प्रयोग देश दुनिया में हुए, तो इसकी जानकारी मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों को नहीं है। और मैं खुद जब शुरू में मैं एक शिक्षक बनकर गया तो बिल्कुल एक डंडे वाला शिक्षक हुआ करता था मैं, और मैं ये मानता था कि भाई डंडा लगा कर ही, भय दिखा कर ही बच्चे को सिखाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने देश दुनिया के तमाम प्रयोगों को पढ़ा तो ये समझ में आया कि आज तक जो हम कर रहे थे तो बिल्कुल बच्चों को बर्बाद करने वाला काम कर रहे थे। तो ये समझ पढ़कर आई, मतलब यदि मैं आज शिक्षा को थोड़ा गहराई से समझ पा रहा हूँ या बाल मन को समझ पा रहा हूँ, तो ये मेरे पढ़ने ने दिया। तो मुझे ये बार बार लगता रहा कि भाई शिक्षकों को पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है उनके लिए, और लगातार नई से नई चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए और उनके अंदर ये आदत विकसित होनी चाहिए। वो साहित्य पढ़ें, जैसे साहित्य बहुत कम पढ़ा जाता है। ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत बार तो आप यदि साहित्यिक मैगजीन्स की बात यदि शिक्षकों के बीच करें और विशेष रूप से हिंदी पढ़ाने वाले या भाषा पढ़ाने वाले, तो उनको बहुत सारा पता नहीं होता है। उनको बहुत पुरानी पत्रिकाओं के बारे में तो वो बता देंगे, लेकिन इधर नया क्या आ रहा है उनको जानकारी नहीं है, या नए कौन लोग लिख रहे हैं अभी वो जानकारी नहीं है। तो ये गैप है। तो इस गैप को तोड़ने के लिए हमें लगा कि शिक्षकों के बीच काम करने की आवश्यकता है। उन बहाने शिक्षकों से संवाद किया जाए, उन तक नई नई अपडेट पहुंचाए जाएं और उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हम कर सकें। ये एक। दूसरा, हमें ये लगता है कि बहुत सारे शिक्षक हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वो नवाचार कर रहे हैं। भले वो उन्होंने उसके बारे में कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ये अलग बात, लेकिन अपने स्तर पर वो कुछ नए प्रयोग लगातार करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इन नए प्रयोगों को अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए। अब वो जाएंगी कैसे? वो तो नहीं, तो अन्यथा उनके ही विद्यालय तक वो सीमित रह जाती हैं। तो कोई ऐसा मंच हमें लगा कि होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे शिक्षकों द्वारा जो दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उस काम को कहीं लाया जाए और देश दुनिया तक उसको पहुंचाया जाए, बाकियों को भी प्रेरणा मिले, बाकियों को भी उसकी प्रेरणा मिले और दूसरे विद्यालयों को उसका लाभ मिले। जिसका उदाहरण जैसे यही दीवार पत्रिका है। भाई इसका जब लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया और आज बहुत बढ़िया तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और एक अभियान का रूप इसने लिया। तो ये तब हो पाया जब हमारे पास कोई माध्यम ऐसा था, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना। तो ये पत्रिका तो हमने उस दौर में शुरू करने की सोची जब सोशल मीडिया इतना प्रचार में नहीं था। तो ये भी एक कारण रहा कि भाई उन अच्छे प्रयोगों को लोगों तक ले जाएं, तो अन्य शिक्षकों तक, और उन पर फिर और विचार हो और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जी, और कैसे हम देश दुनिया में जो शिक्षा में नए प्रयोग हैं उससे अपने शिक्षकों को रूबरू कराएं और उनके कामों को दूसरों तक पहुंचाएं। तो एक संवाद का माध्यम इसको हम बनाना चाहते हैं और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो फिर हमारा एक बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का एक समूह हमने तैयार किया जो अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे थे और पढ़ने लिखने में जिनकी रुचि थी और लगातार साहित्य में उनका दखल था या कला, साहित्य, संगीत में। तो उनको इकट्ठा करके हमने 2011 में शैक्षिक दखल निकालने का निर्णय किया और आर्थिक सहयोग भी हमने आपस में मिलकर वो जुटाया। सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से एक आधार राशि दी और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब पत्रिका आगे बढ़ी और ठीक ठाक सामने, तो अन्य शिक्षक उससे जुड़ने लगे और शिक्षा अधिकारियों का इसमें सहयोग मिला। विशेष रूप से उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, आकाश सारस्वत जी हैं। अभी वो देहरादून में हैं, लेकिन उस समय वो बागेश्वर में हुआ करते थे जिला शिक्षा अधिकारी, उससे पहले बीओ थे। तो उनको बहुत पसंद आया, पत्रिका पसंद आई, तो उन्होंने अपने शिक्षकों को प्रेरित किया। तो बड़ी संख्या में वहाँ से शिक्षक उससे जुड़े। फिर हमने देश भर में इस पत्रिका को शिक्षा से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो आज कम से कम लगभग 800 से अधिक हमारे पास आजीवन सदस्य हैं इसके। अच्छा। और पूरे देश भर से कई विशेषांक निकल चुके हैं। जी, विशेषांक निकल चुके हैं और देश भर से रचनात्मक सहयोग और आर्थिक सहयोग हमें मिल रहा है।
और लोग अप्रोच कर रहे हैं जी। तो जो एक हमने सोचा था वो बात थोड़ा आगे बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इससे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक मंच मिला है, इस बहाने हम लोग बात करते हैं, इकट्ठे होते हैं। और ये केवल अब पत्रिका तक नहीं, हमने इसको एक कमेटी का रूप दिया है, शैक्षिक दखल समिति बनाई है और उस माध्यम से हम समय समय पर गोष्ठियाँ करना, सेमिनार करना, प्रदर्शनियाँ लगाना और तरह की कार्यशालाएं आयोजित करना, ये काम हम करते हैं। और आगे हमारी योजना है कि कुछ हम अच्छी किताबें इस शैक्षिक दखल प्रकाशन के नाम से निकालें, जिसमें बच्चों को और कैसे कारगर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, आज़ादी मुद्दों को लेकर किताबें होंगी, शिक्षा की और गहरी समझ कैसे हो और देश दुनिया में जो भी शिक्षा पर काम है उसको सामने लाएं। तो पुस्तकों के रूप में भी हम आगे काम करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सामूहिक प्रयास है ये, इसको व्यक्तिगत नहीं कहेंगे हम। ये उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक इसमें शामिल हैं, जिन पर लगातार नकारा होने का आरोप लगता रहा है। तो वही लोग इसमें पहल कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जी जी। सर, हाल फिलहाल में ही आपकी एक बहुचर्चित किताब अब पहुंची हो तुम, वो पब्लिश हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस से इस किताब को देखने को मिला है। इस किताब की एक बहुचर्चित, वैसे सारी पोएम्स अपने से एक से बढ़कर एक है, लेकिन एक पोएम सड़क तुम अब पहुंची हो गाँव जब सारा गाँव शहर जा चुका है। ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि एक पहाड़ी अंचल में रहने वाला व्यक्ति भी उसको खुद से रिलेट करता है, एक बिहार के गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, दक्षिण भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति को वो अपनी पंक्तियाँ लगती है। आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि गली गली में कवि घूम रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाता है। तो ये भाव, ये संवेदना कहाँ से सर? दरअसल कविता लिखना जो है जीवन जीने का एक तरीका है और जब हम कविता लिखते हैं तो उससे पहले उसको जीना ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जो आप लिख रहे हैं, यदि आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं हैं तो उस लिखने की कोई बहुत अधिक सार्थकता नहीं है। और उसी तरह से जब तक आपके जीवन में अनुभव नहीं है उस तरह के, यदि आप उसको कविता में उतारते हैं तो उस तरह से वो कविता लोगों के मन मस्तिष्क को नहीं स्पर्श कर पाएगी, नहीं उद्वेलित कर पाएगी। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने आसपास के अनुभवों को, दुख दर्द को, हर्ष विषाद को, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करूँ। और शायद इसीलिए वो पंक्तियाँ लोगों तक ज़्यादा अपीलिंग लोगों के लिए हुई, वो लोगों को अपने जीवन से उसको जोड़ पाए। दरअसल ये सड़क मात्र एक सड़क नहीं है, सड़क अभिधा में जरूर आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो सड़क व्यंजना में एक विकास का प्रतीक है। और ये विडंबना पूरे देश में, या विशेष रूप से जो वो क्षेत्र हैं जो पिछड़े हैं, जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी तक वहाँ विकास की रोशनी नहीं गई है, तो उन सबको एक तरह से इससे जोड़ती हैं। तो शायद इसलिए ज़्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं कि अलग अलग रूप में उसको देख रहे हैं। कोई सड़क के रूप में देख रहा है, तो कोई स्कूल के रूप में देख रहा है, कोई अन्य जो विकास के अन्य प्रतिमान हैं उनके रूप में देख रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी विकास से हम काफ़ी पीछे हैं, तो इसलिए वो जुड़ जा रही हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी का, इसको अपने किसी इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी जी का जिक्र करना भी एक बड़ा कारण रहा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन पंक्तियों को अपने अपने नामों से भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि जब आप आम आदमी के दुख दर्द को व्यक्त करते हैं, उसके हर्ष विषाद को व्यक्त करते हैं, तो वो ज़रूर उसको पसंद आती है, उस तक पहुंचती है। और जीवन को जीना ज़्यादा ज़रूरी है, उन अनुभवों को लेना ज़रूरी है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अंदर पढ़ाई की हैबिट को डेवलप करने के लिए आपने एक पुस्तकालय अभियान भी चलाया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। जी, हम लगभग 5 साल से पुस्तकालय खोलने पर लगातार जोर दे रहे हैं और इसमें हमारी कोशिश है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, बच्चे ही पुस्तकालय के लिए जगह खोजें,
और वही वहाँ पर पुस्तकों का कलेक्शन करें, उसका संचालन करें और लोगों को बुलाएं। तो इस दिशा में कुछ सफलता हमें मिली। शुरुआत में बच्चे आगे आए जो दीवार पत्रिका अभियान से जुड़े थे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और अपने अपने गाँव में, लगभग 1 दर्जन गाँव में हम देवलथल क्षेत्र के ऐसा करने में सफल रहे, जिनमें से कुछ पुस्तकालय तो अभी भी चल रहे हैं, जैसे भटूड़ा का जो पुस्तकालय है, और पथरौली में हमने पहला पुस्तकालय खुलवाया था बच्चों के सहयोग से। और इसका असर ये हुआ कि जो देवलथल कस्बे में पहले कोई पुस्तकालय नहीं था, तो जब बच्चों के द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाने लगे तो वहाँ की जो 12 ग्रामीण उत्थान समिति है, एक स्वयंसेवी संस्था, उन्होंने भी इस दिशा में पहल की और एक मकान में किराए का लिया गया और वहाँ पर शुरुआत की। और बाद में बिशन सिंह चुफाल जी ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए उसके लिए दिए और एक पुस्तकालय भवन अब वहाँ पर बन चुका है, जिसमें लगभग 2-3 हज़ार के करीब पुस्तकें होंगी जो आपसी सहयोग से ही इकट्ठी की। इसके लिए देश भर से लोगों ने सहयोग दिया, कुछ ने धनराशि के रूप में दिया तो कुछ ने किताबें भेजकर दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से तक किताबें यहाँ पर भेजी गई। तो इस सब का असर ये हुआ कि आसपास के और क्षेत्रों में भी कुछ लोगों ने मिलकर इस दिशा में पहल की। बहुत सारी जगह पुस्तकालय स्थापित हुए और हाल में कोरोना काल में नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है और उन्होंने अपने आसपास के गांव में लगभग 20 गांव में सामुदायिक पुस्तकालय बच्चों के माध्यम से शुरू करवाए। तो जगह जगह इसका प्रभाव गया है और लोग आगे आ रहे हैं पुस्तकालय खोलने के लिए। हमारी कोशिश है कि हर घर में ये अभियान पहुँचे। और इधर तो हमने मेरा पुस्तकालय मेरी शान नाम से एक पहल शुरू की है और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घर में एक छोटा सा ही सही पुस्तकालय का कोना बनाएं और ताकि पुस्तकों से उनकी दोस्ती हो सके। हमारा मानना है कि यदि बच्चे पुस्तकों से दोस्ती करेंगे तो उनका जो खाली समय है वो इधर उधर भटकने में नहीं जाएगा, बल्कि किताबों के साथ बीतेगा। वो खुद पढ़ेंगे, अपने साथियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि वो खाली नहीं रहेंगे। तो जो नशे की ओर एक आज हमारा युवा वर्ग उस दिशा में बहुत बड़ी संख्या में जा रहा है, तो दरअसल उसका दोष नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि उसके सामने हमने कोई विकल्प दिया ही नहीं है। उसके अंदर एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। यदि आप उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो गलत दिशा में जाएंगे या वो अपराध की ओर जाएगा, नशे की ओर जाएगा और पूरा तंत्र कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से मदद भी करते हुए दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस तरह से बच्चों को पुस्तकालयों से जोड़ें और उनको इन्वॉल्व करें, दरअसल इसमें हमने बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व किया ताकि जब बच्चा उसको काम को करता है तो वो और नज़दीकी से उससे जुड़ता है। भले बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं भी जुड़ेंगे तो कम से कम जो बच्चा पुस्तकालय का संचालन कर रहा है वही भी यदि पुस्तकों से दोस्ती करना शुरू कर दे, उसके परिवार वाले, उसके मोहल्ले वाले, तो ये धीरे धीरे एक माहौल बदलेगा। और हमें लगता है कि जब तक गांव का माहौल पढ़ने के अनुकूल नहीं होता है तो बहुत अधिक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए वातावरण का होना जरूरी है। जिस मोहल्ले के बच्चे यदि 1-2 भी पढ़ने लिखने वाले होंगे तो उसका असर पूरे मोहल्ले में पड़ता है और जहाँ पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वहाँ पढ़ने वाला बच्चा भी जो है नाकारा हो जाता है या गलत दिशा में चला जाता है। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैंने ये भी पहल की कि अपना जो निजी पुस्तकालय था उसको भी सार्वजनिक कर दिया, सबके लिए खोल दिया। कोई भी पिथौरागढ़ में जो रहने वाले लोग हैं वो आकर वहाँ से किताबें ले जा सकते हैं, पढ़कर लौटा सकते हैं। और हमारे अन्य साथी शैक्षिक दखल से जुड़े हुए जहाँ भी हैं, जैसे रानीबाग में हमारे साथी हैं दिनेश कर्नाटक जी, जो एक अच्छे कहानीकार भी हैं, उन्होंने अपने मकान में अपने निजी पुस्तकालय को सार्वजनिक कर दिया। वहाँ पर सप्ताह में एक बार बच्चे इकट्ठे होते हैं, पढ़ते हैं। और एक और बात है कि ये जो पुस्तकालय है वो केवल किताबों के लेन देन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये गतिविधि एक्टिविटी सेंटर हैं। वहाँ पर बच्चे आपस में तमाम तरह की एक्टिविटी जो रचनात्मक हैं वो करते हैं
तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं और वातावरण बदलता है कुल मिलाकर। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि भाई हम अपने घर में किताबों के लिए जगह बनाएं और अपने मोहल्ले में जगह बनाएं और अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी हैं, इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपनी ओर से जो हो सकता है वो करते हुए फिर सरकार के ऊपर भी फिर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दबाव बना सकते हैं कि भाई सरकार भी इसको आगे बढ़ाए। लेकिन यह एक अच्छे समाज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की किताबों से दोस्ती करवाना। और बच्चे ही क्या, हमें तो लगता है कि बड़ों को भी लगातार जीवन, जब पढ़ने की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो बड़ों को भी लगातार किताबों से जुड़े रहना चाहिए। उससे एक बड़ा फलक खुलता है और जीवनानुभव लेने का एक तरीका किताबें भी हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से जीवन के अनुभव लेते हैं, दूसरा किताबों के माध्यम से। और जिसके पास जितना अधिक जीवनानुभव होता है उसकी दृष्टि उतनी व्यापक होती है, वह चीज़ों को सही गलत को निर्णय करने में ज़्यादा सक्षम होता है। इसलिए किताबों से जुड़ना, पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी लगता है। मुक्तिबोध कहते भी थे कि अकेले की मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति एक समूह में होती है, पूरे समाज में होती है। तो मुक्ति के लिए एक अच्छा समाज, एक संकीर्णताओं से दूर एक व्यापक दृष्टिकोण वाला समाज बनाने के लिए ये जरूरी है। वही एक शांतिमय समाज हो सकता है जहां हम सब मिलजुल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोचने समझने वाले हों। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे इस शो में आए। धन्यवाद। और ये आप जैसे शिक्षक जो हैं वो वास्तव में हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। जो भी नवाचार की तकनीकों के बारे में आज आपने हमें बताया, चाहे वो दीवार पत्रिका है या शैक्षिक दखल की बात मैं करूँ, पुस्तकालय अभियान, ये सारी हमारे दर्शकों को, हम लोगों को सीख देती है कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन से और उससे वो क्या क्या नए आयाम जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी में जी सकता है या ला सकता है। तो बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। आपने आइडियल टॉक विथ दीप्ति के इस चैनल के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया, क्योंकि ये सवाल मेरे व्यक्तिगत का नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है और समाज की बेहतरी के लिए ये आपने एक मौका मुझे भी उपलब्ध करवाया। तो मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप इस चैनल के माध्यम से जो मुहिम आपने शुरू की है वो निश्चित रूप से रंग लाएगी और हमारे युवाओं को एक नई दिशा देगी, एक प्रेरणा देगी, जिसकी आज बहुत अधिक ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।